सो इस सिचुएशन में भी डेटा हमें बेसिकली रिसीव हो रहा है, ठीक है। बट अभी हम लोग क्या बात करें, प्रॉपर एक वैलिडेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने अपना एक फ़ाइल बनाया हुआ है, अगर हम लोग इसको सबमिट करते हैं तो जितने फील्ड्स को हम लोगों ने रिक्वायर्ड किया हुआ है, जैसे कि नेम एंड ईमेल हमें रिक्वायर्ड है, और वेबसाइट और कमेंट जो है वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमने उसको ऑप्शनल छोड़ा है। तो ऑप्शनल छोड़ने का तरीका हमें लास्ट क्लास में क्लियर था कि हमने क्या करना है। जब हम लोग इसको डिफाइन करें कोड को, तो हमने वेबसाइट इक्वल टू ब्लैंक रख देना है एंड कमेंट इक्वल टू ब्लैंक रख देना है। तो ये क्या हो गया हमारा फील्ड ऑप्शनल, जैसे कि फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, सेम उस तरह से। अब अगर यूज़र आपको इसमें कोई डेटा दे रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर जाके लिख दिया कुछ भी रैंडम वैल्यू, और हम इसको अगर सबमिट कर रहे हैं, तब आप देख रहे हो वो ऑप्शनल जो डेटा है उसके ऊपर एक वैलिडेशन फायर हो रहा है। या तो यूज़र बिल्कुल ना दे, दे तो सही मैनर में दे उस चीज़ को, ठीक है, वो चीज़। इसी तरह से ईमेल के साथ भी है कि अगर हमने ईमेल में कुछ भी रैंडम लिखा तो इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट हो जाए वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं इसमें। तो जैसे अगर हम लोग ईमेल वाले पार्ट पर नज़र डालते हैं, क्योंकि टेक्स्ट वाला पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था अपना। ईमेल वाले पार्ट में हमने यहाँ पर यूज़ किया है फिल्टर वेरिएबल, ठीक है। ईमेल फिल्टर वैलिडेट ईमेल, यहाँ पर क्या है, एक पहले से ही प्री डिफाइन अवेलेबल है। अगर आपने ये लाइन लिख दिया इसके अंदर, तो क्या होगा, जब तक ईमेल आईडी में प्रॉपर एट द रेट, डॉट, एट द रेट से पहले, एट द रेट के बाद में, डॉट से पहले, डॉट के बाद में अगर कोई वैल्यू नहीं है, तो आपका ईमेल जो होगा वो इनवैलिड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके लिए इसमें ना रेगुलर एक्सप्रेशन लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो इसका किसका क्या मतलब है, ये क्या काम कर रहा है ये वाला कोड, तो इसको हम लोगों ने नंबर 5 वाली फाइल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ज़रा पीछे आओ पहले और इसको ज़रा समझो। जैसे कि नेम को हम लोग वैलिडेट कर रहे हैं, द कोड बिलो शोज अ सिंपल वे टू चेक इफ द नेम फील्ड ओनली कंटेन लेटर, डैश, अपॉस्ट्रोफीज एंड वाइट स्पेस, ठीक है। तो जो हमने ये वाला पैटर्न यहाँ डिफाइन किया था इस वाली फाइल के अंदर, इसका काम ये है, ठीक है। कहीं पर अपॉस्ट्रोफी है, स्लैश है, या कुछ भी है इस तरह की चीज़ें, तो ये उसको चेक करेगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ द नेम फील्ड इज़ नॉट वैलिड देन स्टोर एन एरर मैसेज, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फाइल का नेम हमारा बेसिकली वहाँ का है, तो वैसे ही आपको मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक लिखा है अनडिफाइंड एरे की नेम, ठीक है, तभी इसको भूल जाओ। तो यहाँ पर क्या है कि लाइन नंबर 27 में मुझे इसने कुछ एरर थ्रो किया है। ये हमारी फाइल है नंबर 5। लाइन नंबर 27 को ज़रा फिक्स करो, क्या चक्कर है, कहाँ दिक्कत रही है। हमने लिखा है टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट, अच्छा, क्योंकि अभी हम लोग किसी लॉजिक के अंदर नहीं, इसलिए हमें ऐसा दिखा रहा है। तो देखो वैलिडेशन में इफ़ एल्स हम लोगों ने लिखा था, वहाँ पर एल्स के अंदर हम लोग ये चीज़ पास कर रहे थे। उसके बाद फिर से हम लोगों ने क्या किया था, इफ़ को चेक कराया था उसके अंदर कि भाई अगर यूज़र ने बाई मिस्टेक वैलिड करने के लिए कोई नंबर या कुछ भी अगर ऐसा पास किया, तो उसको क्या हो जाए, ओनली लेटर एंड वाइट स्पेस अलाउड इन द नेम, ये एक एरर यूज़र को दिखना चाहिए। वैलिडेट ईमेल, द easiest and safest way to check whether an email address is well formed is to use PHP filter variable function, जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है ईमेल को वैलिडेट करने के लिए। In the below code, if the email address is not well formed, then store and again error message, यानी कि अगेन आपको एक एरर मिलेगा अगर आपका ईमेल प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, फिल्टर वैलिड, तो ये डेटा को फिल्टर करता है कि एट द रेट और डॉट, डॉट के पहले, डॉट के बाद में कितनी पोजीशंस हमारे पास अवेलेबल है। जैसे डॉट का जो बाद होता एंड होता है वो कम से कम 2 लेटर का होना चाहिए, डॉट को, डॉट इन, ठीक है। सिंगल लेटर का कोई भी डोमेन प्रीफिक्स नहीं होता। जैसे हम देखते हैं ना कॉम, यूएस वगैरह होता है, इंडिया के लिए आईएन हम लोग यूज़ करते हैं, पाकिस्तान के लिए पीके यूज़ करते हैं, उस तरह से। तो एट द रेट से पहले भी कुछ होगा, जैसे हम लोग जीमेल @gmail.com हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एट द रेट से पहले कोई ना कोई हम लोग नेम वगैरह रखते हैं, तो 2 लेटर से अगर बिल होगा तो भी ये इनवैलिड बोलेगा उस चीज़ को। तो सेम जैसे जावास्क्रिप्ट में लोग लिखते हैं ना डॉट पोजीशन, एट पोजीशन, तो ये इसके अंदर पहले से ही प्रोग्राम्ड है सारी चीज़ें। तीसरा हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वैलिडेट यूआरएल, द कोड बिलो शोज अ वे टू चेक इफ अ यूआरएल एड्रेस सिंटैक्स इज वैलिड, दिस रेगुलर एक्सप्रेशन अलाउ this regular expression allows
डैशेस इन द URL. इफ़ द URL एड्रेस सिंटैक्स इज नॉट वैलिड देन स्टोर एन एरर मैसेज. अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें काफ़ी लेंदी प्रोसेस में लगा हुआ है. रेगुलर एक्सप्रेशन मैच में हम लोगों ने फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया है, ठीक है. देन यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं /b. बी का मतलब क्या होता है, वो हम लोगों के पास पूरा चार्ट अवेलेबल है टेबल के अंदर, हम लोगों ने डिस्कस किया था. फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक पैटर्न बनाया अपना कि यूज़र जो हमें भेजेगा या तो HTTPS हो या फिर FTP हो. अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ किसी डोमेन के आगे अवेलेबल है तो वो वैलिड है. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो हम लोग अपलोडिंग के लिए यूज़ करते हैं. एक तो होता है कि हम लोग किसी URL को भेजते हैं या फिर हम लोग किसी अपलोडिंग URL को भेज रहे हैं कि भाई हमें क्या पाथ देना है उसके अंदर. तो FTP से हम लोग लोकल मशीन से सर्वर पर डेटा भेजते हैं और HTTP से हम लोग सर्वर से डेटा अपने ब्राउज़र पर एक्सेस करते हैं. जैसे गूगल है तो गूगल हमारे पास तो चल नहीं रहा, गूगल चल रहा है अपने सर्वर पर, तो HTTP रिक्वेस्ट करता है पर्टिकुलर URL को, ठीक है. और FTP क्या करता है, उस पर्टिकुलर URL में जो भी आप वैल्यू भेज रहे हो उसको अपलोड करने का काम करता है. जैसे हम लोग आगे चल के फाइल अपलोडिंग वगैरह सीखेंगे इसके अंदर, तो वो FTP से होती है. फिर इसके बाद में क्या है, हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं /////. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर HTTPS या FTP के आगे हम लोग कॉलन लगाएंगे, 2 फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे, उसके आगे www, ठीक है. और उसके बाद फिर हम लोग क्या लिख रहे हैं, डॉट. यही होता है ना www.google.com जो भी हम लोग रख रहे हैं. तो उसके बाद में A to Z कुछ भी हो सकता है, 0 to 9 कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है. फिर यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर अलाउ किए गए हैं, ठीक है. इसके बाद डॉट जैसे हमारा हो जाएगा कि .com, तो फिर आपको अगेन ये चीज़ लिखनी है इसके अंदर कि भाई उसमें A to Z या कोई नंबर अगर है तो वो वहाँ पर वैलिड हो जाए. ये क्या है, एक इनसेंसिटिव हम लोग सर्च यहाँ पर कमिट कर रहे हैं उसके अंदर. तो एक URL को चेक करने का ये पूरा एक आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है. अब आपके पास या तो ये तरीका है, नहीं तो हमारे पास HTML5 के अंदर सबसे आसान तरीका है इनपुट टाइप URL. पढ़ा था ना हमने HTML5 में. सो हम डायरेक्टली उसका भी यूज़ कर सकते हैं. हेलो. तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन का एडवांटेज है. लास्ट में हम लोगों ने क्या करना है, जो यूज़र हमें वेबसाइट वेरिएबल के अंदर जो डेटा दे रहा है हमने उसको चेक करना है उसके अंदर, ठीक है. तो आप देख रहे हो कितना लंबा काम. आप सोचो कि एक एक चीज़ अगर आप चेक करने बैठोगे तो कितनी लंबी कंडीशंस हमें लगानी पड़ जाएंगी. ये लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड तो होता है, बट हमारे पास पूरा टेबल अवेलेबल है तो आपको हर एक चीज़ का मतलब पता है कि इसका क्या काम होता है. तो तुम्हारे लिए इस चीज़ को समझना थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है. बट ईजी नहीं है रेगुलर एक्सप्रेशन, बट हमारा ना जाने कितनी नंबर ऑफ लाइंस का कोड ये कम कर देता है. आपकी स्क्रिप्ट लाइट वेट होती है इसके अंदर, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इन सब चीज़ों के पैटर्न आपको बने बनाए मिल जाते हैं. आप यहाँ जाओगे और रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर URL आप यहाँ पे जाके सर्च करो. और जैसे हमें यहाँ से फ्री कोड कैंप एक वेबसाइट अवेलेबल है, इसमें आप जाओगे तो हर चीज़ के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है. इस तरह से तो ट्राई कर सकते हो. तो दिस वुड मैच डोमेन लाइक दिस. ऐसे ही तो होता है डोमेन, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा. तो यहाँ पर देखो ना, हमने अपने वाले में HTTPS लगाया था, HTTP को हम लोगों ने अलाउ नहीं किया था, हमने वहाँ पर FTP लगा रखा है. तो बहुत सारी वेबसाइट्स जो होती हैं वो HTTPS पे चलती है जिसमें सिक्योरिटी लॉक आता है ऊपर कुछ, हाँ, जिसको हम लोग SSL बोलते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर. और कुछ वेबसाइट नॉट सिक्योर लिखी आती हैं. तो हम जो लगा रहे हैं वो सिर्फ सिक्योर वेबसाइट को अलाउ कर रहे हैं, नॉन सिक्योर वेबसाइट को हम लोग अपने डोमेन में अलाउ नहीं कर रहे हैं. कि पता चला भाई वहाँ से कुछ ऐसा कुछ डेटा मेरे पास आ जाए जो मेरे सब बैकएंड में आके कुछ गड़बड़ कर जाए. तो आप यहाँ पर अपने जितनी चीज़ें आप अलाउ करना चाहते हो वो यहाँ पर पाइप लगा, पाइप का मतलब क्या था, और जो भी आपको अलाउ करना है वो यहाँ पर लिखते चले जाओ, ठीक है. तो ये आपका काम कर जाएगा चीज़ इसके अंदर. तो कैसा सिनेरियो मैच करना चाह रहे हो, वो सारे सिनेरियोज यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है. जैसे यहाँ पर आप देखोगे HTTP www. जैसे इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर चेक करा सकते हो. तो हर तरह का पैटर्न इसमें अवेलेबल है, तो जो मर्ज़ी बनाना है बनाओ. जैसे ईमेल का अगर आपको चाहिए, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ईमेल. वैसे तो PHP के अंदर सीधे सीधे होता है, लेकिन अगर हम लोग
रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ईमेल वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट अगर हम लोग देखें तो आपको जावास्क्रिप्ट का ईमेल वैलिडेशन कुछ ऐसा मिलेगा। ये ईमेल वैलिडेशन है। तो हमें ये लगाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। तो एट द रेट भी आ गया, डॉट भी आ गया। तो इस तरह से आपके चलेंगे ईमेल। तो हर चीज़ का मिल जाता है, सर्च मारो, उठाओ, कॉपी करके लगा दो। बट लेकिन इतनी हमें समझ होनी चाहिए कि बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश करते क्या है एक्चुअल में, ठीक है। या फिर जैसे जो हम लोग सिम्बल्स यूज़ करें उनका काम क्या है। हम बैक स्लैश एस्केपिंग का काम करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश एक्सेप्टिंग का काम करते हैं। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। दैट्स वाई आपको पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन 2 क्लास में कंप्लीट किया था, पूरा उसका टेबल हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसे आपके पास अब ये इसका वाला आ गया यूआरएल वाला, तो टेबल खोलो, मैच करोगे तो आपको पता चल जाएगा किसकी चीज़ें क्या क्या काम कर रही हैं। तो ये हो गया हमारा वैलिडेशन वाला फाइल। अब हम लोग देखेंगे आउटपुट फाइल इसका, जो कि नंबर 6 है। तो यहाँ जाइए, बैक नंबर 6 को हम लोग यहाँ से ऑन करेंगे। डेटा को सबमिट करके चेक करके देखते हैं। हमारी 2 चीज़ें फ़िलहाल ऑप्शनल है। अगर कोई डेटा हमें इसमें पास कर रहा है वेबसाइट वगैरह के अंदर, तो हमने एक यहाँ पर कंडीशन परफॉर्म करके रखा हुआ है कि अगर, वैसे तो नॉर्मली हमारा क्या है ऑप्शनल, बट अगर यूज़र डेटा दे तो वो प्रॉपर वैलिड होगा, ठीक है। तो हमने क्या कर रखा है, नीचे सभी के आगे डिफाइन करके रखा हुआ है अपना स्पैन टैग में। ये लास्ट क्लास में किया था ना, यहाँ पर हमने एक स्पैन टैग लगाया था जिसमें हमने सेट किया था क्या, क्लास टेक्स्ट डेंजर करके डिफाइन किया था ना। किधर गया स्पैन, ये रहा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि अपना आप ही हमारा कलर जो है बूटस्ट्रैपेबल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड फील्ड बना दिया कि जिन जिनको बस हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार लगा रहा है वो क्या है, रिक्वायर्ड है, इनमें डेटा चाहिए, और अगर इनमें आप दे रहे हो तो वो सही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे जो हमारा जेंडर वाला पार्ट है हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, इफ़ इस सेट जेंडर, और जेंडर की वैल्यू अगर फीमेल है, ठीक है, तो एको हो जाए वहाँ पर क्या, चेक्ड, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर मेल है तो मेल की वैल्यू चेक्ड हो जाए, अदर है तो उसकी वैल्यू चेक्ड हो जाए। तो यहाँ पर क्या वैल्यू वाला जो पार्ट है हम लोग वो खुद से यहाँ पर PHP से इसको चेक करा रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या रहेगा, अगर आप इस तरह की वैल्यू लिखोगे तो ये इसको मैच कर रहा है कि किसकी वैल्यू क्या है। तो आपका एक सिक्योर वे में डेटा आपके बैकएंड में रिसीव होगा इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं अपनी, इसको आपने ट्राई करके देखना है वैलिडेशन को। इसके बाद में आप जो मर्जी फील्ड बनाना चाहे बनाते जाओ, हर चीज़ आप इसके अंदर करवा सकते हो। तो ये हुआ हमारा पूरा का पूरा PHP के अंदर क्लाइंट साइड वैलिडेशन। मतलब जो काम JS कर रही है वही काम हम लोग PHP से भी कर रहे हैं। अब वैसे देखा जाए होते क्लाइंट साइड पे ही रहे, लेकिन PHP से सर्वर साइड, तो ये सर्वर साइड वैलिडेशन में कंसिडर होता है। अब एक होता है बैकएंड पर। तो जब हम लोग MySQL वगैरह सीख जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, बैकएंड से मैच करते हैं। जैसे मान लो एक यूज़र लॉगिन करने आया, उसने वहाँ पर जाके लिखा लाइक abc@gmail.com और अपना कुछ पासवर्ड डाला। अब abc@gmail.com पैटर्न तो बिल्कुल सही है, तो वो तो मतलब वैलिड हो गया लॉगिन करने के लिए। लेकिन क्या बैकएंड में वो बंदा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो दैट इज़ अ बैकएंड वैलिडेशन। कि वो वहाँ जाएगा फ्रंट एंड से वो वैल्यू को पोस्ट मेथड के थ्रू लेके बैकएंड में सबमिट करेगा, बैकएंड में उस पर्टिकुलर टेबल में उस आईडी के अगेंस्ट ढूंढेगा उसको। अगर उसको डेटा नहीं मिलेगा तो आपको वो बोल देगा इनवैलिड यूज़र नेम, आता है ना लिखा हुआ, वो तभी आता है क्योंकि वो बैकएंड से वैलिडेट हो रहा है, ठीक है। और सर हमें वैलिडेट करना हो जो टैब मेल्स होती हैं, टैम्प ईमेल्स लाइक जैसे जो टेम्परेरी मेल्स होती हैं। टेम्परेरी ईमेल्स को वैलिडेट करने का सबसे बड़ा तरीका क्या होता है ना, कि हम एक ना API खरीदते हैं। API में क्या होता है, हम लोग एक लिंक वेरिफिकेशन का कोड लगा देते हैं। तो जब भी कोई ईमेल होगा तो आपकी उस पर्टिकुलर आईडी पर एक वो जाएगा एक्टिवेशन लिंक। अगर वो एक्टिवेट नहीं हुआ तो आपका वो चलेगा नहीं, और अगर वो हो गया तो चल जाएगा। जैसे हमारी जो टैब ईमेल हम ऑनलाइन भी देखते हैं तो उसमें भी मैसेज आता है, हाँ वहाँ से भी हम वैलिडेट कर सकते हैं। हाँ, पर वो तो कुछ काम की है ही नहीं ना, जैसे हम ई-कॉमर्स में जाए या किसी अब और। मैं समझ गया, आप कुछ उस तरह की बात करें जैसे मेलिनेटर वगैरह की जो होती हैं।
अब इसमें क्या होता है, ये एक तरह से आपका ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आप कोई भी एक ईमेल आईडी डाल के उसके ऊपर अपना वेरिफिकेशन वगैरह मंगवा सकते हो। तो ये काम कर जाता है। कंपनियां क्या करती है ना, जनरली जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योरिटी का हम लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ईच टाइम आप ये देखो, इसका जो होता है ना, जितनी भी आपकी टेम्परेरी वाली ईमेल होती हैं उनका ना ज़्यादा लंबे टाइम के लिए एक्टिवेशन नहीं होता, मतलब कुछ टाइम के लिए ही चलती हैं, फिर वो बंद हो जाती हैं अकाउंट्स आपके। सो होता क्या है ना, कंपनियां टाइम टू टाइम आपकी ईमेल को वेरीफाई करवाती हैं, ठीक है, या फिर आपका ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन पे वो चलती हैं चीज़ें। आपका अगर वो जैसे आपने लॉगिन किया जितनी बार, जैसे आप देखते हो कि क्रिप्टो के अंदर क्या होगा, जितनी बार भी आप लॉगिन करोगे और आपने गलती से बैक भी कर दिया, हर बार आपको ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा। अगर आप ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली नहीं हो रहे तो आपको अंदर नहीं जाने देगा, आपको स्क्रीन पर ही फ्रीज करके रखेगा वो। तो ऐसी सिचुएशन में एपीआई वाला जो तरीका होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। एपीआई के अंदर एनक्रिप्ट करो कि यूज़र का अकाउंट किस तरह का। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे फाइल्स हम लोग अपलोड कराते हैं ना, उसमें लोग लिख देते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें अलाउड रहेंगी, जैसे कि एग्जांपल के लिए जेपीजी, गेफ, आपका पीएनजी, और आप उसमें पीडीएफ, जिप, क्या क्या अपलोड कर सकते हो। वैसे हम लोग क्या करते हैं कि उस ईमेल के अंदर हम लोग अलाउ कर देते हैं किस किस तरह के डोमेन चल सकते हैं। तो हमने वहाँ पर मेंशन कर दिया कि जैसे मैंने एक टैम्प की पूरी लिस्ट निकाल ली कि टैम्प ईमेल सर्विस, तो जैसे पता चल गया मेलिनेटर, गोरिल्ला ईमेल, यॉप ईमेल, तो मेरे पास कुछ इस तरह से नेम मेजर मेजर आ गए, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन ये फेमस है। इन सबको उठा के एक एरे में बना के डाल दो। तो क्या होगा कि अगर किसी भी ईमेल के आगे अगर यूज़र ये लिख रहा है इनवैलिड, के अंदर फिट कर दो उसको। वो तो उसके आगे आता ही नहीं है। किसके आगे? इनका नाम उस जब हम टेम्प ईमेल देते हैं हाँ, तो ये नाम आते ही नहीं है। ये तो एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। आपने क्या करना पड़ा, जैसे मेलिनेटर है, मेलिनेटर पे पहले हमारा जैसे पब्लिक इनबॉक्स पे आते हैं, और यहाँ से आप इसका चलाने का एक तरीका होता था पहले, हम बाहर से कोई भी नेम एक चूज़ कर सकते हैं, गेट फ्री ट्रायल, लॉगिन, किसी उसका नाम बताना टाइम वाले का। अभी हाल फिलहाल मैंने किसका यूज़ किया था, है मेरे पास, एक मिनट को ज़रा डॉन पैड पे जाना पड़ेगा। डॉन पैड डॉट कॉम अरीना, महावास्तु। टेम्प मेल है सर, उसमें कुछ वो ही नहीं आता। देख रहे हैं यहाँ पर जैसे 10 मिनट्स ईमेल, ईमेल जनरेटर, यहाँ पर जाके हम लोग कोई भी यूज़र नेम अपना जनरेट कर सकते हैं। अपने आप जनरेट करके देता हूँ ऊपर। हम्म, इसको जाके कैसे वैलिडेट?
ये हर बार चेंज होता रहता है? हाँ जी। 10 मिनट के बाद अपने आप ईमेल चेंज हो जाएगी। नहीं, एट द रेट के बाद का भी चेंज होता है? पूरा ही ईमेल चेंज हो जाती है। वही चेक करते हैं। इसका फॉर श्योर कहीं पर कोई एरे होगा जो रैंडमली ना एक टाइम आउट पर इसको चेंज कर रहा है, जहाँ से इसको ये वैल्यू मिल रही है। जेसन फाइल, कॉपीराइट,
अब आए ना नया नंबर। यानी कि एक सेशन पकड़ के चल रहा है, डेटा तो इसके अंदर पीछे ही है कहीं ना कहीं, जहाँ से ये बेसिकली रैंडमली इस चीज़ को बना रहा है। अब या तो ये एरे में स्टोर है डेटा, इसको चेक करना पड़ेगा एक बार, लेकिन देखते हैं इसकी सिक्योरिटी क्या हो सकती है। बट कोई भी पर्सन जब कहीं पर सिक्योर साइन इन साइन अप वगैरह करता है, टाइम का यूज़ तो वो नहीं करता है। डिस्पोजेबल का जनरली हम लोग यूज़ तभी करते हैं जब हमें उसको बस वन टाइम ही चलाना हो, उसके बाद हमें ज़रूरत ना हो, तभी हम लोग डिस्पोजेबल को प्रेफर करते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं पर जैसे एग्जांपल के तौर पर बैंकिंग जैसे अगर कोई चीज़ होगी तो आप कभी नहीं चाहोगे इस तरह, क्योंकि ये आपके पास भी रैंडम में आ सकता है, रैंडम में किसी और के पास भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ना वो भी आती हैं चीज़ें जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह। जैसे अगर हम लोग यहाँ देखें रैंडम क्रेडिट, तो यहाँ जाकर डिफाइन करें क्रेडिट कार्ड जनरेटर। तो यहाँ से ना इस तरह के कुछ मिल जाएंगे आपको, जो आपको बस यहाँ से बैंक बता रहा है कौन सा लेना है। जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस फॉर एग्जांपल, जनरेट नाउ पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। आ गया यहाँ पर बन के। तो जैसे बहुत सारी वेबसाइट होती है जो क्रेडिट कार्ड पहले मांगती हैं, तो लोग उठा के लगा देते हैं इनको। तो उन क्रेडिट कार्ड कंपनी ने क्या करा, अच्छा बेटा तुम ज़्यादा तेज़, तो हम 1 रुपये काटेंगे, करके देखेंगे ट्रांजेक्शन कट रहे हैं कि नहीं कट रहे। तो पहले क्या होता था कि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को चूना लगाया लोगों ने, रैंडम कार्ड वगैरह उठा के ना, कि गए लिया और लगा दिया उसके अंदर जाके। तो ये वैसे तो ठीक है अगर कोई कंपनी पैसा नहीं काट रही है, लेकिन आज की डेट में सभी ने एक मॉडल बना लिया है कि 1 रुपये की ट्रांजेक्शन करते हैं, निकालते हैं, वापस डाल देते हैं कि अगर क्रेडिट डेबिट हो रहा है इट मीन्स कि वो कार्ड जो है वैलिड है। तो कंपनियां दिमाग लगाती हैं अलग अलग, क्योंकि एक से एक खतरनाक लोग बैठे हुए हैं। तो इसमें देख रहे हो आपका सारा CVV नंबर वगैरह सारी चीज़ें जनरेट होकर मिल रही हैं हमें, ठीक है, कि क्या है। और यहाँ से अपने बना बना के डाउनलोड करके लोग बाग यूज़ करते थे। तो जैसे नेटफ्लिक्स को बहुत लूटा इंडिया में लोगों ने, वो सबसे पहले कार्ड मांगता है। अमेज़ॉन प्राइम, उसके साथ भी लोगों ने यही किया कि कार्ड लगा दिया। बहुत सारे ऐसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म थे जहाँ पर वो 1 महीने का ट्रायल देते, उसके बाद में पैसा कटता था। जब पैसा कटता तो कटता ही नहीं था उसके अंदर से, कि कार्ड जो है वो डमी लगा हुआ है उसके अंदर। चेक करके बताते हैं इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है ईमेल का। हाँ, बाकी ना जैसे आपको एक टिप देता हूँ कि जैसे कभी भी अगर आपको किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करना है, लेट्स से आप नेटफ्लिक्स पे अपना अकाउंट बना रहे हो लेकिन जीमेल से लॉगिन कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप उसमें लिख दो नेटफ्लिक्स प्लस आपकी जो ईमेल आईडी है उसका नेम। तो उससे क्या होगा कि आपका नेटफ्लिक्स का डेडिकेटेड ईमेल बन जाएगा। हम अपने एक ही ईमेल के अंदर जितने मर्जी ईमेल बना सकते हैं, आपको कोई अलग वो देने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होगा ना, मिक्सिंग नहीं होती। अगर आपको कभी जैसे डेटा फिल्टर करना हो तो आप यहाँ पर जाकर खाली नेटफ्लिक्स लिखो, जितने भी नेटफ्लिक्स से रिलेटेड आपके मेल्स होंगे सारे के सारे अलग आ जाएंगे निकल के। तो कभी आपको सब्सक्रिप्शन बंद करना हो, कुछ करना हो, बहुत ईजी हो जाती हैं चीज़ें। जीमेल, ईमेल आईडी, सब ईमेल आईडीज़। तो जैसे यहाँ पर हाउ टू क्रिएट अ मल्टीपल ईमेल एड्रेस इन जीमेल।
ऐसे ऑफिशियली इसका ना कहीं जिक्र नहीं है, बट ये ना हिडन फीचर है जीमेल का। जब भी आप कहीं पर कोई नया अकाउंट बना रहे हो ना, तो उस वेबसाइट का नेम, मतलब जो कोई नेम कुछ भी रख सकते हो, संता वंता रोन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, प्लस अपनी ईमेल आईडी लिखना। तो आपका एक पर्टिकुलर अलग ईमेल अकाउंट बन जाएगा उसी का, डेडिकेटेड। शायद यहाँ पर कुछ है। जीमेल प्लस एड्रेस, ये देख रहे हैं आप। तो जैसे यहाँ पर है microsoft@gmail.com, तो बिल गेट्स प्लस microsoft@gmail.com। ठीक है, तो मेल क्या होगा, आपकी ईमेल आईडी पर ही आएगा, लेकिन आपको डेडिकेटेड हो गया उस चीज़ का। तो प्लस लगा के ट्राई करना है बेसिकली। ठीक है, तो आपको आसान होगा फाइंड आउट करना चाहिए होगा। तो एक ही ईमेल के अंदर हजारों ईमेल बना सकते हैं। 2021 में तो कोई फीचर आ चुका था, तब की पोस्ट है। ठीक है जी, तो जो तुम्हारा वाला डाउट है उसको एक बार और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कि उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। अब जो हमारे पास रह जाता है पीएचपी के अंदर, वो है फाइल अपलोडिंग वगैरह। तो अब हमारा एडवांस का थोड़ा सा पार्ट इसका स्टार्ट होगा। ठीक है, और वो वाला पार्ट ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग अपना एक बार उसमें आएंगे एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि डेट को और डिटेल में समझना। ठीक है, कि उसमें हम लोग एच जैसे स्मॉल लिखते हैं तो वो हमारा 12 घंटे का होता है, प्लस में लिखते हैं तो 24 घंटे का होता है। आई हम लोग उसमें डिफाइन करते हैं, अपर केस लोअर केस। उसके अंदर हम लोग ए डिफाइन करते हैं, अपर केस लोअर केस, जो कि ए एम पी एम को डोनेट करता है कि किस तरह से लिखा है, स्मॉल में ए एम पी एम या कैप्स में ए एम पी एम, उस तरह की चीज़ें। तो इस तरह के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं अपने, जो आपको और थोड़े से क्लियर करने, सो दैट कि जब आप कुछ एंट्री बना रहे हो तो वो अच्छे से बन जाए चीज़ें। काइंडली कम इन माय लैब। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये फाइल आपके साथ शेयर कर देते हैं, देखिएगा इसको।